हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स, नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, और जिसमें से एक पार्ट है हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में। तो जिसमें से भी हमने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में नहीं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे हम पॉलिटिकल साइंस के पूरे सेक्शन को कवर करेंगे, जो कि ये हमारा हर एग्ज़ाम्स के लिए होगा, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट सेट, एंड जिसमें भी पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का सेक्शन है तो वो हर एग्ज़ाम्स के लिए ये कवर करेगा। तो देखिए, खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जीत होती है, और ये प्लेटो साहब का दिया हुआ वक्तव्य है, उनका कथन है, स्टेटमेंट है, जिसको उन्होंने इतने अच्छे से थॉट्स के रूप में व्यक्त किया है कि खुद पे काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जीत होती है। तो देखिए इनकी शुरुआत कैसे होती है। ये 427 से 28 ईसा पूर्व और 347 से 41 ईसा पूर्व या अफलातून यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, और यह सोक्रेटिस या सुकरात के शिष्य थे तथा अरस्तु या अरिस्टोटल के गुरु थे। इन तीनों दार्शनिकों की त्रय ने पश्चिमी संस्कृति का दार्शनिक आधार तय किया। तो हमेशा क्वेश्चन आता है, और हम इसको ऐसे फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन और आंसरिंग के फॉर्मेट में। मीन्स कि प्लेटो के समाज पे विचार क्या थे, राज्य पे क्या विचार थे, सैनिक वर्ग को किस रूप में देखना चाहते थे, प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार क्या थी, प्लेटो के गुरु कौन थे, प्लेटो के शिष्य कौन थे, प्लेटो कहाँ से थे, उनके इंपॉर्टेंट राज्य जिस पे वो चर्चा की वो कौन कौन से थे, उन सब बारे में फ्रेंड्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारी पहली बार हमारी चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और पेशेंस के साथ वीडियोस को देखते रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो प्लेटो साहब थे, इनका जन्म 427 ईसा के पूर्व में हुआ था, और ये एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। और जो इनके पिता थे अरिस्टोन, एथेंस के अंतिम राजा कोर्ट्स के वंशज थे, और सुकरात के विचारों से ही प्रेरित होकर प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की और सद्गुण को ज्ञान मान लिया, और शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और विवेक पे बल दिया। ये तो प्लेटो के बारे में छोटा सा नोट्स था, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि प्लेटो में विचारों की गहनता कहाँ से आई। तो सबसे पहले प्लेटो में विचारों की गहनता सुकरात के विचारों से आई। प्लेटो सर्वाधिक सुकरात से प्रभावित हुए, और वहीं से उन्होंने राजनीति की नैतिक व्याख्या करना शुरू की और सद्गुण को ज्ञान मान लिया, शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा कह दी और विवेक पे बल दे दिया। तो इनके महत्वपूर्ण रचनाएं, इनके अध्ययन शैली और पद्धति जो भी हैं, सब कुछ हम विशेष रूप से इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके सारे डाउट्स एक इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, प्लेटो के समय में 4 प्रसिद्ध यूनानी नगर कौन से थे, तो राज्यों के नाम बताइए, और ये आपको क्वेश्चन सीरीज में दे देगा फॉर्मेट में, और आपको कह देगा सीक्वेंस में लगाइए। जैसे एरिका है, रोचेस्टर है, एथेंस है, रोहोड आइलैंड है, तो इसमें आपको दे देगा स्पुतनिक दे देगा, और यूनान दे देगा, एथेंस तो है, रोहोड आइलैंड है, नेल्सा बैरो दे देगा, या शैरिका दे देगा। ऐसे कई राज्यों के नाम दे देंगे। तो लेकिन पूछेगा कि उसके प्रमुख राज्य कौन से थे, उन्हें सीक्वेंस में लगाइए। तो ये देखिए, उनके जो प्रमुख 4 प्रसिद्ध राज्य थे यूनानी नगर, तो वो एरिका, रोचेस्टर, एथेंस, रोहोड और आइलैंड थे। फिर प्लेटो की न्याय सिद्धांत क्या थे, उनको समझाइए। तो देखिए, व्यक्ति की योग्यता व गुणों के आधार पर कार्यों का विभाजन ही न्याय है। प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 गुण बताए। पूछता है प्लेटो ने मानवीय आत्मा के कौन से 3 गुण बताए, तो वो थे विवेक, उत्साह व तृष्णा के आधार पर निर्मित 3 वर्ग भी बताए, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग व उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग विवेक, सैनिक वर्ग उत्साह, और वो उत्पादक वर्ग तृष्णा को अपना अलग अलग उत्तरदायी सौंपे। ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। यही प्लेटो का न्याय था। फ्रेंड्स, क्लियर हो गया प्लेटो के न्याय सिद्धांत कि जो 3 वर्ग उन्होंने बताए हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, ये तीनों अपना अपना कार्य करें और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। यही प्लेटो का न्याय है। अब प्लेटो के आदर्श राज्य क्या है, तो देखिए, जो प्लेटो का आदर्श राज्य है, एक आध्यात्मिक संस्था है जिसका उद्देश्य परम सत्य की प्राप्ति है। और प्लेटो ने आदर्श राज को आत्मा के 3 तत्वों के अनुरूप 3 वर्ग, आर्थिक वर्ग, सैनिक वर्ग और अभिभावक वर्ग में विभाजित किया है। और प्लेटो के इस आदर्श राज्य में शासन जो है,
शासक वर्ग जो है वो दार्शनिक है और साम्यवाद आधारित सामाजिक व्यवस्था है। तो ये प्लेटो का आदर्श राज्य है। इसके बाद प्लेटो के अनुसार कार्य विशेषीकरण क्या है? तो देखिए प्लेटो के अनुसार कार्य विशेषीकरण क्या है। तो जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वो कार्यों के ही विशेषीकरण पे आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वह योग्य है और कार्यों के आधार पे ही प्रत्येक व्यक्ति को समाज के 3 वर्गों में से किसी एक के साथ मिला दिया जाता है। तो ये हो गया प्लेटो के अनुसार कार्य। और फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक एक चीज़ डिस्कस करूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी सेक्शन के, पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी, नेट, सेट सबके बारे में डिस्कस करूँगी। और एक एक बार अगर ये एक एक थिंकर्स के बारे में हम देखते चलेंगे तो उनके सभी विचारों के बारे में हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे अरिस्टोटल से और भी जो विचार हैं उन सबसे, सुकरात से, इनकी विचार पद्धति में कहाँ से चेंजेस है वो सब हम कंपेयर भी करेंगे। ठीक है। फिर प्लेटो प्रथम फाशीवादी क्यों कहलाते हैं? तो जो प्लेटो के विचार में सावयवी एकता थी, दार्शनिक राजा के निरंकुश शासन थे, बुद्धि के अभिजात वर्ग की धारणा थी, जाति श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित प्रजातंत्र की घोर भत्सना के आधार पे प्लेटो को प्रथम फाशीवादी विचारक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि प्लेटो को प्रथम फाशीवादी विचारक क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन में दे देगा दार्शनिक राजा के निरंकुश शासन या बुद्धि के अभिजात वर्ग, या ये 2 दे देगा और फिर 2 कुछ अलग दे देगा, वो आपको मिलाने के लिए कहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उनको फाशीवादी, उनके दार्शनिक राजा के निरंकुश शासक, बुद्धि के अभिजात वर्ग की धारणा, जाति श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित प्रजातंत्र की घोर भर्त्सना के आधार पर प्लेटो को प्रथम फाशीवादी विचारक कहा जाता है। फिर है प्लेटो का साम्यवाद किस वर्ग के लिए था और क्यों था? तो प्लेटो का जो साम्यवाद था वो शासक में संरक्षक वर्ग के लिए था और साम्यवाद की योजना के अंतर्गत संरक्षक वर्ग जो थे अपने कुटुंब और निजी संपत्ति का परित्याग कर देते थे, जिससे कि राज्य संचालन के कार्य में उनके सम्मुख कुटुंब और संपत्ति से पैदा होने वाले मोह उन्हें पथभ्रष्ट ना कर सके। यही प्लेटो का साम्यवाद था और इसीलिए था क्योंकि वह अपने कार्य से पथभ्रष्ट ना हो सके। फिर प्लेटो द्वारा वर्णित साम्यवाद की अवधारणा के संबंध में 2 पॉइंट्स बताइए। तो देखिए जो प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था थी वो राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं थी बल्कि अभिभावक वर्ग के लिए थी। और अभिभावक वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं? पहला शासक वर्ग और दूसरा सैनिक वर्ग। तो प्लेटो की जो साम्यवादी व्यवस्था थी वह अभिभावक वर्ग के लिए थी और प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था के 2 प्रमुख तत्व थे। पहला संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। तो यही थी प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था, पहला संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद और स्त्रियों। जैसे कि जब ये 2 चीज़ होता है या तो परिवार मोह माया में बांध देता है या संपत्ति बांध देती, और जब इन दोनों मोह माया में हम बंध गए तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, हम रक्षा नहीं कर पाएंगे और ना सैनिक मन लगा के कार्य कर पाएंगे। इसलिए उसमें वो गोपनीयता भी चाहते थे और सबकी संपत्ति भी मानते थे। इस वजह से उन्होंने ये साम्यवादी व्यवस्था बताई। फिर है राज्य व्यक्ति का ही बृहत रूप है। ये किसका कथन है? ये भी आता है, तो ये प्लेटो साहब का ही कथन है, लेकिन इसका आशय क्या है समझिए। तो जो प्लेटो है वो राज्य को मानव आत्मा का बृहत रूप मानते हैं, जिसके निष्कर्ष इस प्रकार है कि राज्य व्यक्ति के लिए एक प्राकृतिक संस्था है क्योंकि यह उसकी आत्मा का ही विराट रूप है, और दूसरा मानव आत्मा के 3 तत्वों से ही विकसित होकर राज्य के 3 वर्ग का निर्माण होता है। फिर यह मानव शरीर की तरह ही राज्य रूपी शरीर में भी सावयवी एकता पाई जाती है और मानव आत्मा और राज्य में एक ही प्रकार का न्याय सिद्धांत लागू होता है। ये प्लेटो ने राज्य को मानव आत्मा का बृहत रूप इसलिए माना, इसके निष्कर्ष इस प्रकार से, क्योंकि राज्य व्यक्ति के लिए एक नेचुरल संस्था है, ठीक है, और यह व्यक्ति उसकी आत्मा का ही विराट रूप है और मानव आत्मा के 3 तत्व विकसित होकर राज्य के 3 वर्ग का निर्माण कर दिए, ठीक है, शासक वर्ग, संरक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग, ठीक, यही है इनके बारे में। फिर है प्लेटो द्वारा वर्णित उदात्त झूठ क्या है? जब लोग कल्याणकारी राज्यों या कार्यों के लिए झूठ का सहारा लिया जाए तो उसे प्लेटो ने उदात्त झूठ की संज्ञा दी है। जैसे कि किसी कल्याणकारी कार्य के लिए किसी व्यक्ति की जान जा रही है जो निर्दोष है, उसे बचाने के लिए कोई झूठ बोला जाए तो उसने उसे उदात्त झूठ की संज्ञा दी। जो कार्य से किसी का भला हो जाए, जिस कार्य से किसी का नुकसान ना हो, उसे प्लेटो ने उदात्त झूठ की संज्ञा दी है।
फिर है प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत की दो विशेषताएं क्या थी। तो पहला, प्लेटो मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं और धर्म और नैतिकता को उचित स्थान देते हैं। जो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं वो चरित्र निर्माण पे बल देते हैं। प्लेटो चरित्र निर्माण पे बल देते हैं। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को अच्छा या सद्गुणी बनाकर उन्हें राज्य के प्रति निस्वार्थ सेवा की भावना जगाना है। प्लेटो ने शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक परिवार के व्यक्ति के लिए आवश्यक बताया है। ठीक है, फिर इस संरक्षकों के लिए प्लेटो की साम्यवाद की आवश्यकता क्या है। तो प्लेटो के अनुसार संरक्षकों या अभिभावक वर्ग में, जो अभिभावक वर्ग में प्लेटो के दो वर्ग आते हैं, शासक और सैनिक वर्ग। साम्यवाद की आवश्यकता इस उद्देश्य से है क्योंकि उसका उद्देश्य ऐसे है कि ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सर्वाधिक श्रेष्ठता पूर्वक संपादन कर सके और संरक्षकों को राज्य के योग्य बनाने हेतु प्लेटो उनके लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है, जिससे कालांतर में शिक्षा का प्रभाव समाप्त होकर उनके मानस में दूषित तत्व प्रवेश ना कर ले। तो ये था प्लेटो के जो संरक्षक वर्ग है उनके लिए साम्यवाद की आवश्यकता क्यों है, तो इसलिए आवश्यक है। फिर प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। तो देखिए, प्लेटो के अनुसार न्याय राज्य का एक आवश्यक गुण है जो कि अन्य अस्थायी गुणों से मित्रता रखता है। इनको आदर्श राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। राज्य रूपी शरीर का ही आत्मा रूपी तत्व है प्लेटो का न्याय। प्लेटो के साम्यवाद के दो प्रमुख तत्व क्या थे। तो संपत्ति का साम्यवाद और पालियों का साम्यवाद या पत्नी परिवार का साम्यवाद। ठीक है, या स्त्रियों का साम्यवाद, यही उनके दो इम्पोर्टेंट। फिर प्लेटो द्वारा लिखी हुई 4 पुस्तक कौन सी है। तो हमेशा पूछता है, कीर्ति बताइए कौन कौन सी है। रिपब्लिक इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब वो अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली, जेम्स बेंथम, किसी का भी नाम दे देगा। तो हमेशा याद रखिए प्लेटो बहुत उसकी इंपॉर्टेंट लिखी हुई पुस्तक है रिपब्लिक। दूसरा लॉज, एपोलॉजी, क्रीटो। ये 4 पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होता है। ये भी पूछता है प्लेटो के गुरु और शिष्य का नाम क्या है। तो प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात थे और शिष्य जो थे वो अरस्तु थे। प्लेटो सुकरात के ही विचारों से प्रभावित हुए थे और उन्होंने राजनीतिक विचारधारा की नींव अपने विचारों में रखी थी और सोचना शुरू किया था। उन दोनों के विचार में वाद और संवाद की प्रतिभावना दिखती है और ये संघर्ष भी उनके विचारों में होता है बाद में, तो वो अभी आपको धीरे धीरे पता। फिर अरस्तु बने उनके शिष्य और वो उनके विचारों से प्रभावित हुए। फिर है प्लेटो के आदर्श राज्य में विद्यमान विभिन्न वर्गों के नाम बताइए। तो उनके 3 वर्ग थे, पहला उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा दार्शनिक वर्ग। फिर है प्लेटोवाद तथा फाशीवाद में कोई 2 अंतर बताइए। तो प्लेटोवाद जो था वो साक्षात विवेकावाद था और जबकि फाशीवाद विवेक विरोधी दर्शन थे। प्लेटोवाद संयम पर आधारित थे जबकि फाशीवाद दमन पर आधारित थे। फिर है प्लेटो की प्रमुख कृति का क्या नाम था और इसकी काव्यात्मक विशेषताओं का क्या उल्लेख है। तो जो रिपब्लिक है वो प्लेटो की सर्वोत्तम कृति थी और इसमें नाटकीय शैली और कल्पना का अपूर्व रूप देखने को मिलता है। फिर प्लेटो की कृतियों की शैली क्या है और इन कृतियों में मुख्य पात्र कौन से। तो प्लेटो की कृतियाँ संवाद शैली में लिखी गई हैं और इन कृतियों में मुख्य पात्र सुकरात, हमने बताया ना, वाद और संवाद पे आधारित इनके सभी कृतियों की रचना है। तो प्लेटो के ग्रंथों को संवाद क्यों कहा जाता है। प्लेटो के सभी ग्रंथ जो हैं प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप शैली में लिखे हुए होने के कारण उन्हें साम्यवाद कहते हैं। फिर प्लेटो के आदर्श राज्य की कुछ 4 विशेषताएं क्या है। तो आदर्श राज्य आध्यात्मिक और भौतिक आदर्शों का सामंजस्य है। यह स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करता है और आदर्श राज्य में विशेषीकृत कार्यों का सिद्धांत लागू होता है और आदर्श राज्य की प्रकृति सर्वाधिकारवादी है। फिर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की 2 विशेषताएं क्या हैं। तो नैतिक सिद्धांत और न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और एक संतुलनकारी धारणा है और जिसको जो कार्य आता है उसको उसी कार्य में लगना चाहिए, दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर न्याय को चरितार्थ करने के लिए प्लेटो किन साधनों की बात करता है। तो प्लेटो शिक्षा व्यवस्था, संपत्ति की साम्यवाद और पालियों के साम्यवाद जैसी साधना की बात करता है। पालियों में परिवार के साम्यवाद। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति का खंडन क्यों किया। 2 कारण लिखिए। पहला, राज्य की एकता और रक्षा के लिए और दूसरा भ्रष्टाचार के उन्मूलन के। जैसे जो संरक्षक वर्ग होगा जब वो संपत्ति अपने ही एकत्रित करने लगेगा तो वो राज्य की एकता के लिए तो रक्षा कर ही नहीं पाएगा, वो अपने ही संपत्ति को बढ़ाने के में अपने ध्यान को लगाने लगेगा और जिससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार का वो उन्मूलन होने लगेगा। तो इसीलिए उन्होंने
ये दो खंडन विचार किए हैं संरक्षक वर्ग के लिए, संपत्ति का खंडन किया। फिर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की दो आलोचनाएं क्या हुई, तो ये है दार्शनिक वर्ग को सारी शक्तियां दे देना अनुचित, और दूसरा गुणों के निर्धारण का कोई सही आधार नहीं किया इन्होंने। ये न्याय सिद्धांत की आलोचना इसी कि ये दार्शनिक वर्ग को सारी शक्तियां दे देते हैं और गुणों के निर्धारण का कोई सही आधार नहीं है। प्लेटो ने अपने साम्यवाद का प्रतिपादन किस वर्ग के लिए किया है, तो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों के लिए ही इन्होंने साम्यवाद का प्रबंध किया है, प्रतिपादन किया है। फिर है नेक्स्ट, प्लेटो ने साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में दो अंतर लिखिए। तो प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य जो था वो राजनीतिक था और वह कुशासन व भ्रष्टाचार को मिटाकर राज्य की एकता की स्थापना करना चाहता था, जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। प्लेटो के साम्यवाद के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, जबकि आधुनिक साम्यवाद के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था, मैन मेड संस्था है, बनाई हुई संस्था है। और जबकि प्लेटो के अनुसार ये नेचुरल था, नेचुरल क्रिएट हुआ था, इसलिए उसने प्राकृतिक संस्था बोला था। फिर है प्लेटो के अनुसार आत्मा के तीन तत्व विशेष गुण क्या है, तो प्लेटो के अनुसार आत्मा के तीन गुण हैं, विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीरीज के फॉर्मेट में पूछे हुए हैं, आप ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप उठा के एनालिसिस करिए, आपको पता चल जाएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट है, प्लेटो ने राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया था, तो दो भागों में, विधि सम्मत राज्य और विधि विहीन राज्य, एक विधि के साथ और एक विधि के बिना। प्लेटो के राज्य दर्शन के अमृत तत्व को उत्तरदायी किन्हीं दो तत्व का उल्लेख कीजिए, तो पहला कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत और दूसरा बुद्धि का शासन। परिवार की साम्यवाद की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था प्लेटो के, तो परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य सिटी स्टेट मीन्स नगर राज्य की एकता को बढ़ावा देना था। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट थिंग्स आए प्लेटो के राज्य दर्शन में, सिटी स्टेट एंड यूनिटी इसके मेन तत्व थे जिसपे वो नगर राज्य और एकता को बढ़ावा देता था। दार्शनिक राजा के तीन गुण बताइए, तो पहला दार्शनिक राजा के तीन गुण थे, सत्य का ज्ञाता, निस्वार्थ भावना और विवेकशील। तो ये प्लेटो का दार्शनिक राजा था जिसके ये तीन गुण थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने सभी क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस कर लिया प्लेटो के बारे में और इसी हिसाब से क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब मत करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसा आप अपने भी जानने वाले फ्रेंड्स वगैरह को भी सजेस्ट करिएगा जिससे कि वो भी देख सके। तो फ्रेंड्स हम इसी तरह और भी आगे की सीरीज़ वीडियो लाते रहेंगे और इसके बाद हम एक और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और बाकी के सभी थिंकर्स के बारे में ऐसे ही चर्चा करेंगे। और जितने भी सेक्शन है अगर आप मेहनत करके मेरे साथ पढ़ाई करते हैं तो देखिए अगस्त में पीसीटी के एग्ज़ाम्स के डेट भी आ गए, सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। Thank you so much for watching this video.